हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल विकास तैयारी केमिस्ट्री एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के अगले 15 क्वेश्चन। पिछले 2 वीडियो हम केमिकल बॉन्डिंग के अपलोड कर चुके हैं और 5 वीडियो एटॉमिक पीरियोडिसिटी, यानी लगभग नियर अबाउट 70 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप पीजीटी क्वेश्चन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट में जाके ये 7 वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो कल हम 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 21 से। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरिक एसिड में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फास्फोरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, H3PO4। देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के पास कितने होते हैं, फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर अब हम इस पूरे मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो कैसे निकालेंगे हम। देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन, देखिए हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 3, और 1 हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1, प्लस फास्फोरस के पास 15, प्लस ऑक्सीजन के पास होता है 8, और टोटल कितने ऑक्सीजन है, 4। तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, 3 प्लस 15 प्लस 32 इक्वल टू 50। कितना हो जाएगा, 50। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरिक एसिड में होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने हो जाएंगे, 50। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट स्टेबल एमंग द फॉलोइंग, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मतलब स्टेबिलिटी के लिए आपको ये जानना होगा कि इसमें ओवरलैपिंग सबसे इजीली किसमें हुई होगी। देखिए, एल आई और एफ, एल आई और एफ, एल आई एफ, एल आई आई, एच जी एफ टू, बी ई आई टू। अब देखिए, इसमें जो एक एक करके हम देख लेते हैं। एल आई और एफ ये दोनों सेम पीरियड में होते हैं, यानी कि ये 2s का होता है और एफ किसका होता है, 2p का होता है। देखिए, एल आई 2s, आयोडीन 5p, बेरिलियम 2s, आयोडीन 5p, एच जी 5t और F2 2p। अब देखिए, इसमें जो साइज डिफरेंस होगा वो सबसे कम किस में होगा, वो सबसे कम होगा इसमें, सबसे कम होता है साइज डिफरेंस 2s 2p, यानी कि एल आई और एफ में। तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी ये बेटर होगी, और इनके ओवरलैपिंग से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। तो वो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एल आई, क्योंकि इनके बीच ओवरलैपिंग सबसे ईजिली होगी, यानी सबसे अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन गिवन मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर बताना है, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताना। देखिए, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। H2O, H2S, H2SE। देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल में इनको देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में, तो जो ये ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम नीचे, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्सन कम हो जाता है। बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल भी इनका डिक्रीज कर जाता है। इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि H2O का जो बॉन्ड एंगल होगा, H2O का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा।
फिर H2S का होगा और सबसे कम H2SE का होगा। और एक पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि टॉप टू बॉटम बढ़ने पर जो सेम हाइड्राइड्स होते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल। इसमें देखिए आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। एक एक करके देखते हैं। बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल क्या कहता है, पहले बेंट रूल समझ लेते हैं फिर अपना स्टेटमेंट पे आते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, जो बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल ये कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं ये क्या प्रिफर करते हैं, लेस एस कैरेक्टर। ये किसको प्रिफर करते हैं, लेस एस कैरेक्टर को प्रिफर करते हैं। और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ये मोर एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल को प्रिफर करते हैं। मोर एस कैरेक्टर, ये मोर एस कैरेक्टर को प्रिफर करते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं ये लेस एस कैरेक्टर वाले को प्रिफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, ऐसे ऑर्बिटल को जिसमें लेस एस कैरेक्टर होता है। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रिफर हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रिफर हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर एस कैरेक्टर। बेंट रूल ने क्या कहा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस एस कैरेक्टर को प्रिफर करेगा, तो पहला हमारा रॉन्ग हो गया। मोर सेकंड में देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रिफर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर। ये करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो लेस एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल को ही प्रीफर करेगा। थर्ड में देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर एस कैरेक्टर। ये सही, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो मोर एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल को ही प्रीफर करते हैं। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रिफर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर, ये हमारा गलत हो जाए क्योंकि वो मोर एस कैरेक्टर वाले को प्रिफर करते हैं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट हो जाएगा 24 में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। वाटर की सॉल्युबिलिटी के लिए दो चीज़ें आप निकालते हैं, एक आप फाइंड आउट करते हैं लैटिस एनर्जी, एक क्या फाइंड आउट करते हैं आप, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, और दूसरी क्या होती है, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के, जबकि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्वेशन एनर्जी के। सॉल्वेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी की। और देखिए इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में इसमें दिया गया बेरिलियम SO4, MgSO4, CeSO4, SrSO4। इसका मतलब ये सभी किसके, कौन से सल्फेट दिए गए हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स दिए गए हैं। चलिए बेरिलियम SO4, बेरिलियम SO4, बेरिलियम SO4 दिया गया है। एक सेकंड, देखिए बेरिलियम SO4 दिया गया है और MgSO4 दिया गया है, CeSO4 दिया गया है और SrSO4 दिया गया है। देखिए जब आप टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम नीचे बढ़ते हैं तो जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है, जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज करती है, ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज करती है। और जब सॉल्वेशन एनर्जी यहाँ पे मतलब मोस्ट प्रिफरेबल फैक्टर होता है, सॉल्वेशन एनर्जी जब डिक्रीज करती है, देखिए सॉल्वेशन एनर्जी,
सॉल्वेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्युबिलिटी के। तो जब हम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है, सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, बेरिलियम SO4 की, फिर MgSO4 की, फिर CaSO4 की, और फिर स्ट्रॉन्सियम SO4 की। यानी कि हमारा 25 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग आर, एमंग द फॉलोइंग आर, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, एंगुलर मोमेंटा ऑफ 1s 2s 3s ऑर्बिटल आर सेम, एनर्जी ऑफ 1s 2s 3s ऑर्बिटल आर सेम। उसके बाद दो और भी दिए गए हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s 2s 3s ऑर्बिटल आर डिफरेंट, और एनर्जी ऑफ 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल आर डिफरेंट। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो एंगुलर मोमेंटा होता है, जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस वन की पावर हाफ एच अपान 2 पाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एल की वैल्यू से मतलब है, और एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो होती है जीरो। तो अब चाहे वो एस 1s के लिए हो, 2s के लिए हो या 3s के लिए हो, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम सबके लिए सेम होगा। यानी कि 1s इक्वल टू 2s इक्वल टू 1s इक्वल टू 2s इक्वल टू क्या दिया है 3s मतलब एंगुलर मोमेंटम तो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक सेकंड, अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो फार्मूला था किसका, एंगुलर मोमेंटम का। अब देखिए, अगर एनर्जी की बात करें तो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए, अगर 1s के लिए, देखिए 1s 2s 3s, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3। इसका मतलब n की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, एनर्जी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यानी कि एनर्जी आप देख रहे हैं डिफरेंट आ रही। तो यानी 1s 2s 3s के लिए एंगुलर मोमेंटा की वैल्यू सेम आएगी और एनर्जी डिफरेंट आएगी। देखिए, एंगुलर मोमेंटा ऑफ 1s 2s 3s ऑर्बिटल आर सेम, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटा सिर्फ एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है, एन पे नहीं। एनर्जी ऑफ 1s 2s 3s ऑर्बिटल आर सेम, नहीं, ये डिफरेंट होती है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। एंगुलर मोमेंटा ऑफ 1s 2s 3s ऑर्बिटल आर डिफरेंट, ये गलत है क्योंकि ऊपर ही आप बता चुके हो कि सेम है। एनर्जी ऑफ 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल आर डिफरेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट, क्योंकि 1 और 4th स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन, द बॉन्ड एंगल इन NF3 इज लेस देन दैट इन NH3। देखिए, जो बॉन्ड एंगल होता है NF3 में वो NH3 से ज़्यादा, वो NH3 से कम होता है, सॉरी। देखिए, इसमें असर्शन दिया, मतलब एक आपको फैक्ट देगा और दूसरा आपका उसी का एक्सप्लेनेशन देगा। द बॉन्ड एंगल इन NF3 इज लेस देन दैट इन NH3, ये असर्शन दे दी। अब इसके लिए जो रीजन दिया है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F पुल्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NF3 फर्दर अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, एक ग्रेटर डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, NF3 में, NF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, NF3 का स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से बनता है, एफ एफ एफ। अब देखिए, यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा ये बॉन्ड। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। जब अपनी तरफ पुल करके रखेगा तो जो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन डिक्रीज हो जाता है तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दिया है, यानी कि ये जो असर्शन दिया है ये भी करेक्ट है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी फ्लोरीन की तरफ नाइट्रोजन से दूर, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट, ए और आर दोनों करेक्ट।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि हमारा जो ए और आर है वो दोनों ट्रू तो है ही, और आर साथ ही साथ क्या है कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ Fe3+ इज लेस देन Fe2+। देखिए असर्शन दिया है कि जो रेडियस होता है Fe3+ का वो Fe2+ से कम होता है, और रीजन दिया है Fe3+ हैज अ लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन Fe2+। चलिए इसको समझ लेते हैं। Fe3+ Fe2+। देखिए जब हमने एक चीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिसिटी में हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट पे, अगर सेम एलिमेंट पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है उसकी साइज़ क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है उसकी जो साइज़ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जब वो रिमूव करता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो उसका रेडियस भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब जब हम Fe से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Fe2+ से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से इसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है। और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज़्यादा है, Fe3+ के पास ज़्यादा है। तो Fe3+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इसका रेडियस भी कम हो जाएगा। तो जो हमारा ए वाला है यानी कि रेडियस ऑफ Fe3+ इज लेस देन दैट ऑफ Fe2+, ये तो बिल्कुल करेक्ट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन Fe3+ है जो लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं ये गलत है। Fe3+ के पास हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू, सी वाला ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब असर्शन तो हमारा सही है लेकिन उसका जो रीजन दिया गया वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट देन मोमेंट Bf3H2S H2। देखिए ये हम कल पढ़ चुके हैं, ये कल वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और जिसमें हमारा जो आंसर आया था वो आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड इन परजेंटेट आयन XeO6 4-। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए परजेंटेट आयन को पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक्स देखिए अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो आप स्टेरिक नंबर मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला जो है हाफ एम वी प्लस एम माइनस सी प्लस सी। देखिए ये होता है परजेंटेट आयन का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसमें आपको परऑक्साइड बॉन्ड कहीं नहीं दिखेगा। परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, अटैच्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। इसमें एक भी परऑक्साइड लिंकेज नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन में वो हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक भी परऑक्साइड बॉन्ड है ही नहीं, परऑक्साइड बॉन्ड है ही नहीं। चलिए अब अगर इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता तो हम कैसे निकालते। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर मेथड क्या है, स्टेरिक नंबर मेथड क्या है, स्टेरिक नंबर, देखिए स्टेरिक नंबर का फार्मूला होता है हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जेनान में, 8। मोनोवैलेंट स्पीसीज एक भी नहीं, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है। कैटायनिक चार्ज 0 है बट एनायनिक चार्ज कितने हैं, 4 है। एनायनिक चार्ज कितने हैं, 4 है। देखिए टोटल कितना आ जाएगा, हाफ 8 4 12 कितना आ गया, 6। कितना आ गया ये 6, यानी कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और आप देख ही सकते हैं ऊपर हमने बना रखा है ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज। अब इसमें साइज में सबसे ज़्यादा कौन होता है, इसमें साइज में सबसे ज़्यादा कौन होता है, इसको यहीं समझ लेते हैं। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, क्लोरीन के वैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास 7 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया वो कितना हो गया, 18 हो गया। सल्फर का 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसका जो इफेक्टिव नंबर हो गया वो 18 हो गया। फ्लोरीन का 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो 10 हो गया। सोडियम का 11 होता है, एक उसने लूज किया है
तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ वो 10 हो। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम होने पर जो सबसे ज़्यादा गेन करता है, मतलब जिस पे ज़्यादा माइनस चार्ज आता है, उसकी साइज़ बड़ी होती है। देखिए सी और डी ये तो होंगे नहीं क्योंकि इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही कम है। अब देखिए ए और बी में 18 दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन सल्फर जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी इसके माइनस चार्ज इसके पास 2 है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इतना याद रखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम होने पे जिसके ऊपर ज़्यादा माइनस चार्ज होता है उसकी साइज बड़ी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5, PCl5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है? ध्यान से देखिएगा। PCl5 देखिए स्टेरिक नंबर मेथड से आप आराम से निकाल सकते हैं हाफ। देखिए फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 5, मोनोवैलेंट स्पीसीज है 5, कैटायनिक एनायनिक चार्ज 0 होंगे, तो कितना हो जाएगा ये? हाफ मल्टीप्लाई बाई 10, हाफ मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका जो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? TBP, यानी कुछ इस तरीके से बन जाता है, Cl 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 और Cl, यानी कि PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3d, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो TBP हो जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Among the following which one is linear molecule having zero dipole moment? अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब देखिए H2O का आप जानते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है, और ये बेंट शेप का होता है। जब बेंट शेप का होता है तो ये तो लीनियर हुआ नहीं, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो की बात ही नहीं करनी हमको, तो हमारा ये पहला ऑप्शन गलत रॉन्ग हो जाएगा, और डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जब भी बेंट शेप का होता है। अब इसमें पूछा क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल पूछा। अब हमारे पास बचा HCl और CO2, हमारे पास क्या बचा? HCl और CO2। ध्यान से देखिएगा, HCl और ये रहा CO2। देखिए HCl तो पोलर मॉलिक्यूल होता है, निगेटिव, इस पे आ जाता है पॉजिटिव, यानी इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इनका जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और ये लीनियर भी है, तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट इज रीडली सॉल्युबल इन वाटर, रीडली सॉल्युबल मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन होगा? अभी देखिए एक क्वेश्चन आप यहाँ देख के आज पहले ही आप जस्ट सॉल्व करके गए हैं कि BeSO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, BeSO4 की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से इसमें भी BeSO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स में टॉप टू बॉटम जाने पे जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज करती है, और सॉल्वेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल CO2। देखिए CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? वैसे ये तो बहुत ही इजी है, चलिए फिर भी समझ लेते हैं। देखिए CO2, अब देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप नंबर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके भी बता सकते हैं कि sp है, या फिर अगर आप स्टेरिक नंबर मेथड से जाना चाहें तो आप तब भी उससे आसानी से जा सकते हैं। देखिए हाफ, देखिए कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 4, मोनोवैलेंट स्पीसीज एक भी नहीं, कैटायनिक एनायनिक चार्ज एक भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 2। 2 का मतलब क्या हो गया? sp मतलब लीनियर। तुम्हारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
वैसे अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो वहाँ से भी आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। और वो कैसे, वहाँ से तब आप स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इससे स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। और आप जानते हैं कि स्टेरिक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है तो क्या होगा, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2। चलिए, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया, वो हो गया sp। तो अब देखिए नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन द फॉलोइंग। अभी पीछे ही आप क्वेश्चन कर आ चुके हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 15-16 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।